वेलकम 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 टू सिप्रा अकेडमी ऑफ यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी पार्ट है ना। अच्छा तो स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। जैसा हमको पता होगा कि आज हमने 1.3 स्टार्ट करनी है। लास्ट वीडियो में हमने 1.2 को कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ रियल नंबर्स। ये बुक में थोड़ी थ्योरी है, तो तुम लोगों को बता दूं ये थ्योरी क्या थी। जैसे आप लोगों को पता हमने रियल नंबर्स पढ़े थे, तो उसकी एप्लीकेशंस है। तो ये क्या साइंसदान कहते हैं कि ये साइंस की फील्ड में यूज़ होती है, इंजीनियरिंग की फील्ड में। जैसे आपको खुद भी पता होगा कि ये नॉर्मल लाइफ में कितनी इस्तेमाल होती है। 1 2 3 गिनती है ना, 1 2 3 ये नंबर्स ही है ना। तो ये हम अपनी नॉर्मल लाइफ में काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। तो ये तुम लोग बुक से पढ़ लेना ताकि तुम लोग के थोड़े से नॉलेज में इजाफा हो जाए। आगे हम पढ़ेंगे टेम्परेचर कन्वर्जन। टेम्परेचर क्या होता है? दर्जा हरारत को कहते हैं। तो 3 स्केल्स होती हैं टेम्परेचर के, सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। सेल्सियस जैसे कि हम वो अपने दिन को बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि यार आज 35 डिग्री सेल्सियस गर्मी है आज। केल्विन जो होता है वो साइंटिफिक स्केल है। और फ़ारेनहाइट जो ये बाहर के मुल्क में इस्तेमाल होता है। जैसे फ़ारेनहाइट में हम जो आप लोगों को डॉक्टर के पास कभी गए होगे आप, तो वहाँ पे जो आपको थर्मामीटर के अंदर आप चेक करते हो ना कि यार इसको 100 डिग्री बुखार है, तो वो डिग्री जो होता है फ़ारेनहाइट में होता है। अगर वो सेल्सियस में हो ना, तो हम लोग को एक हिस्सा किसी एक चौक में पड़ा हो और दूसरा हिस्सा किसी दूसरे चौक में पड़ा हो। वो स्केल जो यूज़ होता है थर्मामीटर के अंदर, वो फ़ारेनहाइट में यूज़ होता है। वरना कभी भी इंसान, तो तुम लोग कोई भी देखो 100 डिग्री सेल्सियस में जब आप पानी को उबालते हो तो कितना गर्म होता है। उतना जिसम थोड़ी गर्म होगा आपका जब आपको बुखार होगा। वरना तो आपका एक हिस्सा एक चौक में, दूसरा से किसी एक चौक में होगा। तो वो जो स्केल होता है वो फ़ारेनहाइट में होता है। अच्छा, तो आप कन्वर्जन होता है कि अगर आपको सेल्सियस में मिला तो आप फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करोगे। फ़ारेनहाइट में मिला तो केल्विन में मिला तो सेल्सियस में। अच्छा, तो अगर आपको फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले वो सेल्सियस में देता है, उसको आपको आपने केल्विन में करना है। या केल्विन में देता है, उसको सेल्सियस में करना है। ठीक है, अगर आपको सेल्सियस में मिल गया, आपको उसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आप ये फार्मूला लगाओगे। आप सेल्सियस को 273 से प्लस कर दोगे। और अगर आपको केल्विन में दिया हुआ है, तो आपने इसको सेल्सियस में करना है, तो इस 273 को उधर ले जाओगे, तो इस तरह हो जाएगा सी डिग्री इज इक्वल टू के माइनस 273, इस तरह हो जाएगा। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपको सेल्सियस में दिया हुआ है, वो आपने फ़ारेनहाइट में करना है। या फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, सेल्सियस में करना है, उसका फार्मूला क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपको फ़ारेनहाइट में मिला हुआ है, इंफॉर्मेशन मिली हुई है, तो आपने उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए जो फ़ारेनहाइट का जो आपको डिग्री के जो फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर है, उसको पहले -32 डिग्री से आप माइनस करके उसको 5/9 से मल्टीप्लाई करोगे। उसी तरह अगर आपको सेल्सियस में मिला हुआ है टेम्परेचर, तो आप उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कैसे करोगे। आप सबसे पहले जो आपको सेल्सियस में मिला है उसको आप 9/5 से मल्टीप्लाई करोगे, उसमें +32 करवा दोगे। ये फार्मूला आप लोग एक दफ़ा देख लो ताकि तुम लोग को समझ आ जाए। आगे बढ़ते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है। यार देखो, अगर आप लोगों ने कोई चीज़ खरीदी है, अगर उसको तुम लोग ज़्यादा पैसों में बेच दोगे, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपये की तुम लोगों ने चीज़ ली है, ठीक है, और उसको आपने सेल किया 15 रुपीज़ में, तो यार 5 रुपये का आपको फ़ायदा हुआ है ना। फ़ायदे का मतलब प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल आपने 15 रुपये की चीज़ ली है, आपने उसको 10 रुपये में बेच दिया है, तो नुकसान कितने का हुआ? लॉस 5 रुपीज़। उसी तरह प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मतलब आपने खरीद एक चीज़ खरीदी 10 रुपये में, ठीक है, मतलब कि आपने उसको 10 रुपये में बेच दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक चीज़ ली है 5 रुपीज़ में, कोई एक चीज़ ले लिया है और आपने उसको 10 रुपये में बेच दिया, तो 10 माइनस 5 5, तो ये 5 आपका होगा प्रॉफिट। उसी तरह अगर आपने इसका वो निकालना हो परसेंटेज, तो आप प्रॉफिट को जो अपने कॉस्ट प्राइस जितनी कि आपने खरीदी है, कॉस्ट प्राइस खरीदी, सेलिंग प्राइस बेचने वाली प्राइस, आपने प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस जितने से आपने वो खरीदी थी, कितनी की आपने वो खरीदी थी, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह अगर लॉस है, तो अगर आपने एक कॉस्ट प्राइस है, अब कॉस्ट आपने लिया फॉर एग्जाम्पल 10 रुपये की, आपने बेच उसको 5 रुपये की दी है, तो 5 माइनस 10, वो आपको लॉस हो गया ना। उसी तरह प्रॉफिट के लिए लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये फार्मूला है प्रॉफिट एंड लॉस का। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम 1.3 के लिए।
सबसे पहले आपको बता दूं कि ये 1.3 जो है वो इंग्लिश टाइप क्वेश्चंस हैं जो आपने खुद समझ नहीं होते हैं। मैं जब 9th क्लास में था ये मुझे बहुत फारग सवाल लगते थे, लेकिन क्योंकि ये पेपर में आपका हिस्सा है तो आपको ये करने पड़ेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हैं, आ भी सकते हैं पेपर में, लेकिन बहुत आसान है। मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ। अच्छा, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42। यार वो कह रहा है कि यार कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, कंसेक्यूटिव नंबर्स मतलब कि एक के बाद एक लगातार एक लाइन में, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, यानी कि एक 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 ये आपस में एक के बाद एक आ रहा है ना, तो ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। वो कह रहा है कि कोई से 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, उनका जो सम है ना वो 42 के बराबर है। अब आपने वो 3 नंबर प्लस कर ढूंढने के वो कौन से 3 नंबर है। चलो लेट कर लेते हैं, जो पहला नंबर है ना वो x के बराबर है, फर्स्ट नंबर x है, लेट कर लिया। सेकंड नंबर x प्लस 1, यानी कि अब कंसेक्टिव है ना तो इसके बाद एक आएगा, और थर्ड नंबर क्या होगा, वो x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, x प्लस 2 x प्लस 3, जैसे ये 1 है, 1 1 प्लस 1 1 प्लस 2, इसी तरह। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें बता रहा है कि जो सम ऑफ 3 नंबर्स हैं जो हमें कंसेक्यूटिव नंबर्स मिले हैं उनका सम 42 है। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, इसका सम क्या हो गया 42। अब ये देखो एक्स वाली रकम में तुम लोग अलग कर दो, एक एक्स ये है, एक एक्स ये है, एक एक्स ये है, तो क्या हो गया एक्स एक्स एक्स, 3x है तो ये 3x हो जाएगा। आगे 1 प्लस 2 3, ये हो गया 3x प्लस 3, और यहाँ पे 42 का उसी तरह। अब यहाँ से 3 जो है वहाँ पे लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 39 और 3x उसी तरह। x अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जब लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो 3 1 जार 3 और ये 3 1 जार और 3 3 जार, तो x इज इक्वल टू आ गया हमारा 13। तो आप अब इसको देखो, ये आप फॉर एग्जाम्पल कर लो, इक्वेशन 1 है, ठीक है। अब x की वैल्यू आ गई 13, तो x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक है, फिर इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो 13 प्लस 1, यहाँ पे x था ना, यहाँ पे 13 और प्लस 1 14 और अगले में 15, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो डायग्राम शोज दैट राइट एंगल ABC इन विच द लेंथ ऑफ AC इज ये है, एरिया ये है, फाइंड AB इन द फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म में हमने आंसर देना है। तो ये बताता हूँ आप लोग को उर्दू में कि ये क्या बोल रहा है। अच्छा, वो कह रहा है कि यार एक राइट ट्राइंगल है, वो ट्राइंगल जो 90 डिग्री पे होगी, ठीक है। अब उसने, हमने कोई नाम ले देते हैं पॉइंट्स को, ये A B और C, हमने उसने बोला है AC जो है वो ये है और एरिया जो है, एरिया वो ये है। हमने ए भी फाइंड करना है और ए बी फिर हमने ये ले लिया, तो ये हम इसको फाइंड करेंगे। तो क्या उसने हमें चीज़ें दी हुई हैं, एरिया उसने ये दिया हुआ है, बेस उसने ये दी हुई है, तो ए बी हमने हाइट हमने फाइंड करनी है, तो हाइट हमने ये कंसीडर कर लिया। तो फार्मूला होता है टू राइट ट्राइंगल का, आपको पता होना चाहिए, एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस ये रही, हाइट ए बी, क्योंकि हमने इसको हाइट कंसीडर किया हुआ तो इसको हम ए बी लिख देंगे, और एरिया ये रहा। तो अब इसको यहाँ से 2 को उधर लग जाएंगे तो इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इस रकम के साथ, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। ए बी हमने अलग कर दिया। अब वही 1.2 वाली बात कि हम इसका कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, तो 2 अंडर रूट 3 से अंडर रूट से कटा और यहाँ पे 2 ये अंडर रूट से कटा, तो यहाँ पे 3 - 5 लिखा जाएगा और ये वाली रकम इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखाएगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 5 और अंडर रूट 15, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लेकिन ये 3 - 5 है तो यहाँ पे -2 लिखा जाएगा। अब हम एक काम करते हैं कि जो इसको इससे कटवाएंगे भी, साथ में जो 3 अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 वाली रकम है उनको साथ कर लेंगे, अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 वाली रकम है उसको साथ कर लेंगे। बताता हूँ क्यों। अब ये जब इसे कटा तो यहाँ पे क्या बच गया, ये -1 नीचे, तो ये ऊपर आकर -1 ये साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अब यहाँ से आप लोग गौर करो, तो अंडर रूट 3 हम यहाँ से कॉमन लेंगे, तो ये अंडर रूट 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 प्लस अंडर रूट 15, यहाँ से माइनस अंडर रूट 5 कॉमन लिया तो 1 प्लस अंडर रूट 15।
अब यहाँ पे दोनों देखो तो 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस यहाँ पे अंडर रूट यहाँ पे 1+15 आएगा, यहाँ पे 1+15 आएगा। तो अगर तुम लोग गौर करो तो यहाँ से 1+15 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे अंडर रूट 15 आएगा इस तरह। हाँ, तो 1+15 जब आ रहा है तो अब हम इसको वायर कर देंगे। और अब तुम लोग गौर से देखो तो यहाँ पे अंडर रूट 15 और अंडर रूट 5 जो है उसने हमें बोला था कि इस फॉर्म में आंसर आना चाहिए। तो अंडर रूट 3 के साथ क्या है उसको हम ए बोल देंगे, अंडर रूट 5 के साथ क्या है उसको हम बी बोल देंगे, सिंपल। अब ये जो माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो जब इससे मल्टीप्लाई होगा -1 से तो ये माइनस में आ जाएगा, और जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। ये आप लोग का रिक्वायर्ड आंसर आ गया, मतलब जो आप लोग को जिस फॉर्म में आपने बनाना था। अब वो आगे क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है अ रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ ये और एंड ये, यानी कि ये लेंथ होगी या ये विड्थ होगी। एक साइड उसने रेक्टेंगल की दी हुई है, उसमें एक लेंथ है और एक विड्थ है। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ ट्राइंगल, हमने एरिया निकालना है रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है इन द फॉर्म ऑफ ये। फिर पिछली फॉर्म हमने ये उसने ये दी थी, अब वो कह रहा है इस फॉर्म में निकालो आंसर। तो एक साइड ये होगी, एक साइड ये होगी, एरिया में निकालना है। रेक्टेंगल का फार्मूला फॉर एरिया निकालने के लिए वही होता है एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। लेंथ का ये कंसीडर कर लो, विड्थ ये कंसीडर कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे। 2 × 5 10 हो गया, ये हो गया ये अंडर रूट 2 ये 2 है ना, तो 2 क्या होता है अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 ना, तो यही हो गया ना अंडर रूट 2 जो होता है, जैसे वो स्केयर हो गया ना उसका, तो ये कट जाएगा तो ये 2 ही आएगा ना। तो हम उसको 2 को अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अंडर रूट 2 लिख के 4 अंडर रूट 2 उसी तरह कर देंगे। ये 5 अंडर रूट 18 और ये अंडर रूट 9 इंटू 2 जो है ये और ये हम इसको लिख सकते हैं 9 अंडर रूट 2। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, आगे जाके लिख लिया होगा 9 अंडर रूट 2। तो यहाँ से 9 बाहर आ जाएगा और यहाँ से 4 अंडर रूट 2 उसी तरह लेगा। देखें जहाँ पे ये उसी तरह 10 -4 अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 18 को हमने यहाँ पे दोबारा वही कर लिया जो मैंने आपको कहा 3 अंडर रूट 2 -4। यहाँ से देखें अब यहाँ से ये और ये कट जाएगा, तो 3 -4 मल्टीप्लाई बाई -4, तो ये हो जाएगा -12। अब यहाँ से आप लोग ये देखो, ये 5 × 15 हो जाएगा ना, और ये यहाँ पे -4 अंडर रूट 2, यहाँ पे 15 अंडर रूट 2, तो ये क्या हो जाएगा -4 अंडर रूट 2 प्लस 15 अंडर रूट 2, यहाँ से 10 और ये -12 प्लस 10, यहाँ पे इसको इन दोनों को साथ कर लो, इन दोनों को साथ कर लो, तो आएगा -2 प्लस अंडर 11 अंडर रूट 2। तो हमने उसी यहाँ पे उसी फॉर्म में आंसर दिया है -2 प्लस अंडर रूट 11 2। यहाँ इसको ए लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन ये ए हो गया और ये बी हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। वो कह रहा है कि 2 नंबर 5 करो जिनके सम जो है ना वो 68 है और डिफरेंस 22 है। तो फाइंड कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, 2 नंबर लेट कर लेते हैं, ए कर लो, वाई कर लो, ए कर लो, बी कर लो। ये मैंने ए और वाई कर दिए ताकि तुम लोग इस आने के लिए तुम लोग बोलोगे ए और बी करता हूँ, एक्स और जी होता है, जरूरी नहीं है, आप कोई भी नंबर लेट कर सकते हो। मैंने ए और वाई लेट कर लिया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है क्वेश्चन के मुताबिक कि 2 नंबर का सम, वो जो 2 नंबर है उनका सम 68 है और उनका डिफरेंस जो है वो 22 है। अब तुम लोग एक इक्वेशन को ये लिखो, इक्वेशन 1 बोल दो, दूसरी इक्वेशन लिखो उसे इक्वेशन 2 बोल दो। अब तुम लोग देखो कि इन दोनों का ना सम करवा दो, आपस में जमा करवा दो। तो अब जमा करवाएंगे तो इसका एक y के साथ प्लस होगा, एक के साथ y के साथ नेगेटिव होगा, तो ये दोनों तो काट देंगे। तो a इसके साथ 1 है और इसके साथ 1 है, जब इन दोनों को प्लस कराएंगे तो 2a इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 90। यहाँ से 2 जो है वो जाके यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 90/2। a इज इक्वल टू मतलब a की वैल्यू हो जाएगी 45। अब ये a है, चाहे इसमें पुट करा दो या इसमें पुट करा दो, मैंने इक्वेशन 1 में पुट करा दिया है। अब 45 यहाँ पे a की जगह 45 प्लस y इज इक्वल टू 68। अब यहाँ से 45 उधर जाएगा तो माइनस होगा, 68 - 45, तो ये y आ जाएगा 23। तो द नंबर्स आर, तो हम लिख देंगे जो एक नंबर है वो 45 है और दूसरा 23 है। जब इन दोनों को प्लस करवाएंगे तो 68 आएगा, जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 22 आएगा।
चाहे तो चेक कर लो कि मेरी बात यकीन नहीं है तो खुद ही कर लो यार, अगर नहीं है मेरी बात यकीन तो कर लो यार। आगे क्वेश्चन नंबर 5, द वेदर इन लाहौर। अब वो आ गया ना, सेल्सियस वाले सवाल आ गए हैं, जैसे उनको समझा रहा था मैं। द वेदर इन लाहौर, लाहौर में जो यार मौसम है ना, वॉज यूजली वार्म ड्यूरिंग द समर, जो गर्म होता है गर्मियों के मौसम में। 2024 में जो आया था ना, वो कह रहा है कि जो मौसम जो था ना वो गर्म था। द टीवी न्यूज़, द टीवी रिपोर्टेड, जो टीवी में न्यूज़ आई थी वो बता रही थी कि वो 48 डिग्री है। अब उसे आप फॉरेन हाइट में यार फाइंड कर दो, यानी कि हमें सेल्सियस में मिला हुआ है तो हम उसको फॉरेन हाइट में करेंगे। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे 9/2 इंटू सेल्सियस प्लस 32। सेल्सियस में लिखा हुआ है 48 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस 32 कर देंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 432 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से इसको डिवाइड करवा देंगे, साथ में उसको प्लस कराना 32 से, यानी कि पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कराया कि डिवाइड कराया 5 से प्लस 32। अब यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, 432 उसी तरह आएगा, और इसको 5 जब से मल्टीप्लाई करेंगे 32 से तो वो हो जाएगा 160। 432 प्लस 160 क्या होता है 592, और अब इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो आ रहेगा आंसर 118.4। ये फॉरेन हाइट में आंसर हमारा आ गया। अब 6वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम रवाना होंगे। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इन 72 इज 72, यानी कि ये दो बाप और बेटा है, उनकी जो जमा कर लो ना एज को, उम्र को जमा कर लो तो वो 92 ईयर्स हो जाती है। 6 years ago, 6 साल पहले, द फादर्स एज वॉज 2 times द एज ऑफ सन, तो बाप की उम्र थी वो बेटे की उम्र के डबल थी, यानी कि अगर बेटा 10 साल का है तो बाप 20 साल का होगा, डबल होगी एज। वॉज द एज ऑफ सन 6 years ago, यानी बेटे की उम्र क्या थी यार 6 साल पहले। चलो लेट कर लेते हैं कि यार बाप की उम्र जो है ना, जो सन की उम्र है वो एक्स है और बाप की उम्र है वो वाई है। लेट कर लिया हमने, दो वेरिएबल्स ले लिए। अब क्वेश्चन के मुताबिक यार उन दोनों की जमा करो तो 72 के बराबर आती है एज, तो एक्स प्लस वाई करेंगे 72, ठीक है। अब 6 साल पहले क्या था, ये तो अभी है ना, अभी इस तरह है नाउ, अभी प्रेजेंट चल रहा है, तो अभी दोनों को जमा करेंगे तो 72 है। और 6 साल पहले जाएंगे तो बेटे की उम्र से जो अभी करंट है उसमें 6 माइनस कर दो, और वाई यानी कि बाप की उम्र से अभी 6 माइनस कर दो। फॉर एग्जाम्पल भी वो 10 साल का है तो -6 करो, तो 4 का था ना पहले 6 साल पहले। इसी तरह क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है कि जो बाप की उम्र है वो डबल थी 6 साल पहले अपने बेटे से, तो जिसकी डबल होती है उसके जिससे डबल होती है उसके साथ हम 2 लिख दे देंगे, यानी कि अगर 10 है ना, 10 बेटे की उम्र है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटे पापा की उम्र से आएगी ना, बाप की ये बेटे की ये, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटे के साथ, तो बेटे के साथ हम 2 मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब 2x - 12 हो जाएगा और y - 6। अब यहाँ से 2x - 12 प्लस 6, यानी कि यहाँ से 6 माइनस हो रहा है तो उधर चला जाएगा, तो y इज इक्वल टू ये अब -12 प्लस 6 -6 आ जाएगा। y आ गया, बाप की उम्र 6 साल पहले 2x - 6 थी। अब ये जो y निकला है वो हम करवा देंगे इक्वेशन 1 में पुट, यहाँ पे अभी जो करंट चल रहा है अब इधर हम पुट कराएंगे तो यहाँ पे x उसी तरह, तो y की जगह हम क्या लिखेंगे 2x - 6 इज इक्वल टू 72, x प्लस 2x 3x इज इक्वल टू, अब ये 6 है उधर जाएगा तो 72 प्लस 6 हो जाएगा, तो 78 आ गया, x आ गया हमारे पास 78/3, यहाँ पे ये आ गया 26 से डिवाइड हो रहा है, x इज इक्वल टू 26 आ गया। अब बेटे की उम्र अभी 26 है और बाप की उम्र अभी ये थी, तो अब इसको उसमें पुट करवाएंगे 6 साल पहले वाले में, यानी यहाँ पे 26 - 6 कर देंगे, तो 26 - 6 करेंगे तो बेटे की उम्र 6 साल पहले 20 साल थी। उसने क्वेश्चन में पूछा कि बेटे की उम्र क्या थी 6 साल पहले, व्हाट वाज द एज ऑफ सन 6 years ago, बेटे की उम्र 6 साल पहले क्या थी, तो हमने बता दिया भाई बेटे की उम्र 20 साल थी 6 साल पहले। तो अभी आप प्रश्न डालने के लिए बोल दो कि सन्स एज नाउ अभी तो 26 है, बिफोर 6 years 20, वो बोलेगा हाँ भाई ये पहले का बता रहा है बाद का बता रहा है। प्रश्न डालने के लिए ऐसे काम करने चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, वो कह रहा है मिरहा बाय अ टॉय फॉर ₹1520, 1520 रुपये में उसने एक टॉय खरीदा। व्हाट विल द सेलिंग प्राइस
टू गेट 15% प्रॉफिट, यानी कि 15% प्रॉफिट में उसे कितना प्रॉफिट होगा, उसे कितने रुपए का वो बेचना चाहिए कि यार 15% प्रॉफिट है, उसमें उसे कितने में बेचना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल उसने इतने का ये खरीदा है, वो बोल रहा है 15% पे का प्रॉफिट मार्जिन रखते हुए उसे कितने का बेचना चाहिए, वो सवाल पूछ रहा है। तो कॉस्ट प्राइस उसने खरीदा कितने का, इतने का, प्रॉफिट 15% का है। तो अब हमने सेलिंग प्राइस हमने बताने की कितनी प्रॉफिट आएगी, तो हमने सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। तो ये जो गिवन डाटा और ये टू फाइंड इस सवाल आते हैं ना, आप लोग को लिखना चाहिए। न्यूमेरिकल्स जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल होते हैं ना, उसमें भी करना चाहिए। वो थोड़ा एग्जामिनर ना 1-2 नंबर दे ही देता है, वो बोलता है कि हाँ चलो इसने थोड़ा एफर्ट लगाई है तो 1-2 नंबर का सवाल नहीं भी आता ना, क्वेश्चन के अंदर जो भी लिखा है ना उसके अंदर गिवन डाटा टू फाइंड इतना एटलीस्ट लिख के आओ यार, लाजमन छोड़ के सवाल मत आया करो। अच्छा, तो प्रॉफिट अमाउंट मैंने बताया, प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या होता है। इसको अब 15% है ना, 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और जिसका हमने निकालना है किसका मतलब किसके ऊपर हमने 15% प्रॉफिट रखा हुआ है, इस प्राइस के ऊपर, इससे हम इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 22,800 आ जाएगा, और यहाँ पे इसको डिवाइड करवाया हुआ 1000 से, तो इसका ये और ये कट जाएगा, तो ये आंसर आएगा, यानी कि जो प्रॉफिट अमाउंट होगी वो होगी 228। तो अब इसको सेलिंग प्राइस का फार्मूला था कि कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट अमाउंट ऐड करवा देना कि हमने कितना प्रॉफिट रखा हुआ है, प्रॉफिट हमें हुआ है। तो अब कॉस्ट प्राइस में ये वाली अमाउंट ऐड करवाएंगे तो 1748 रुपीज़ का उसे वो बेचना चाहिए टॉय 15% प्रॉफिट कमाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज 9,60,000, बड़ा अमीर आदमी है भाई। वाइल द एक्सटेंडेड अमाउंट इज ₹1,30,000, यानी कि वो कह रहा है कि तैयब की एनुअल सालाना इनकम ये है, और उस पर जो उसको टैक्स नहीं लगेगा ना, मतलब कि जो वो 1,30,000 है ना, यहाँ तक उसको टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जो इसके बाद की रकम है ना, उस पर उसे 0.7% टैक्स देना पड़ेगा। तो टोटल गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन डेटा हमारे पास है कि इसकी ये टोटल इनकम है, उसमें ये हमारे पास एक्सटेम्प्टेड इनकम है, और अब हमने यानी कि इस रकम तक तो हमने उसे कोई टैक्स नहीं देना, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे रिमेनिंग अमाउंट कह के। तो इसमें से इसको माइनस किया तो 1,30,000 रह गया इसके पास। हमने फाइंड क्या करना है, फाइनल अमाउंट जिस पे हमने टैक्स पे करना है, फाइनल अमाउंट और टैक्स अमाउंट दैट ही विल पे, जिसने वो पे करना है। तो टैक्स रेट क्या है 0.7%, तो 75 इंटू इसको खत्म करवाएंगे तो ये 100 आ जाएगा। तो अब रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर हमने टैक्स देना है ना, इसके ऊपर हमने 0.7% का टैक्स देना है। यहाँ पे हमने इसके ऊपर हमने सेलिंग प्राइस का टैक्स प्रॉफिट रखा हुआ था, अब इसके ऊपर हमने रखना है टैक्स, तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो जब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस डिवाइड करेंगे 100 से, तो आएगा 75 इंटू 83, इसको यहाँ से ये 2 गया और ये 2 गया ना, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा, सॉरी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 75 इंटू 83, तो ये आ जाएगा 6,375। अच्छा, ये उसको टैक्स वो साल के आखिर में ही पे करेगा 6,375 रुपये। फाइंड द कंपाउंड मार्कअप। मार्कअप क्या होता है, सूद को कहते हैं, जो बैंक सूद देता है ना, उधार देता है और फिर बोलता है कि यार इस फिर बाद में जब लूँगा ना मैं तो इतने परसेंट, वो पहले रख लेता है अमाउंट के इतने परसेंट मैं सूद लूँगा। तो यार कंपाउंड मार्कअप जो है वो 3,75,000 के ऊपर लगा है जो उसने उधार दिया था, फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14%, यानी कि 14% उस पर सूद लगेगा जो इस रकम के ऊपर 1 साल बाद। तो प्रिंसिपल अमाउंट ये टोटल अमाउंट क्या थी, ये थी एक। अब इसके ऊपर रेट लगना है ना 14% का, तो इसका रेट का मतलब परसेंटेज ले लेंगे 14 डिवाइड बाई 100 इंटू ये रकम, इसको इससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 52,500। ये वो रकम है जो इंसान, जो बंदा जिसने उधार लिया है वो सूद पे देगा।
वैसे ये इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो ये है, लेकिन आपकी कोर्स में भी ये शामिल नहीं है, तो जब होगा जब देखी जाएगी। तो फिलहाल अभी यही था। तो स्टूडेंट्स, आज हमारी जो थी 1.3 यहीं पे ख़त्म होती है। आसान थी, छोटे सवाल थे, 9 सवाल थे, और बड़े मज़े से तुम लोग को समझाए हैं मैंने। कोई ज़्यादा लॉजिकली तुम लोग को कोई ज़्यादा ही खपना नहीं पड़ेगा ये सवाल करने में। सुकून से करो, समझो, फार्मूले पढ़ लिया करो, लिख लिया करो, नोट्स पे ऐसे साइड पे लिख लिया करो, ताकि तुम लोग को यार जब मैं सवाल कर रहा हूँ तो बोलो यार हाँ ये फार्मूला ये लगा है, अब ये लग गया, अब ये फार्मूला लग गया। समझ गए? तो बाकी मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।